अस्सलाम वालेकुम। नोमैडिक एम्पायर्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में चंगेज़ खान के कैंपेन्स के बारे में, कौन सी सिटीज़ डिस्ट्रॉय की गई और किस तरह से मंगोल एम्पायर चंगेज़ खान के अंडर और उसके जो सक्सेसर्स थे उनके अंडर एक्सटेंड हो गई। आपके सामने जो ये पिक्चर है, ये मंगोल एम्पायर की एक पेंटिंग है। इसमें आप देख सकते हैं जब कभी भी ये हमले के लिए जाते थे तो ये किस तरह से तैयारी करके जाते थे। तो यहाँ पे एक हॉर्समैन भी दिया गया है जिसको आप पूरी आर्मर देख सकते हैं, यानी इसने जो वेपन्स या जो भी टूल्स इसके पास है वो किस तरह से परफेक्टली तैयार किए गए हैं जंग के लिए। तो चलिए जाने की कोशिश करते हैं चंगेज़ खान के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चंगेज़ खान कैसे ग्रेट खान बना जब उसने तातार्स और बाकी ट्राइब्स को यूनाइट किया फोर्सबली, या फिर जिन लोगों ने खुद ही एक्सेप्ट किया। और फाइनली चंगेज़ खान को जो कुरलताई था, यानी जो मीटिंग थी, असेंबली थी नोबल्स की, यानी सब जो ट्राइबल चीफ्स आए थे उनके साथ किस तरह से मीटिंग हो गई और वहाँ पे उसने अपने आप को प्रोक्लेम किया ग्रेट खान या फिर चंगेज़ खान। कहीं पे इसको बोलते हैं गेंगेज़ खान, जिसका मतलब होता है ओशनिक खान और यूनिवर्सल रूलर। तो कहीं पे इसको टर्म यूज़ की जाती है खाकान। खाकान का मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स या फिर यूनिवर्सल किंग, पूरी दुनिया पे रूल करने वाला किंग। तो ये तो था अब तक 1206 तक चंगेज़ खान की हिस्ट्री का एक हिस्सा। अब 1206 से लेकर 1227 तक देखते हैं इस चंगेज़ खान ने क्या किया, किस तरह से अपनी ही वॉमिटिंग खाने वाले मंगोल्स ने इतनी बड़ी अंपायर खड़ी की। वो मंगोल्स जो ज़रूरत पड़ने पर अपने घोड़े का खून भी पी लेते थे। तो किस तरह से ये मंगोल्स आगे बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पे एक पेंटिंग है, ये मंगोल कैंप की पेंटिंग है जो चंगेज़ खान की डेथ के 300 साल बाद बनाई गई। इसमें दिखाया गया है किस तरह से जो मंगोल कैंप होता था वो किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाता था, क्योंकि ये टेम्परेरी होता था, ज़्यादा देर तक रहता नहीं। तो किस तरह से मैनेज किया जाता था, यहाँ पे कितने लोग कौन कौन सा काम करते थे। ये वो स्ट्रिप्स है जो मंगोलों ने ईजाद किए, इंट्रोड्यूस किए, और घोड़ों पे बैठने के लिए, आराम से बैठने के लिए इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल मंगोल्स ने किया। और बाद में जब तुर्क्स ने अपनी अंपायर खड़ी की, ऑटोमन अंपायर, तो उन्होंने भी इसी चीज़ का इस्तेमाल किया। इस स्ट्रिप्स ने मंगोल्स को बैठने में आसानी दी, घोड़े पे बैठने में आसानी दी, और अब वो किसी भी एनिमी के साथ लड़ सकते थे क्योंकि वो अब घोड़े पे खड़े हो सकते थे। इसकी वजह से इस पे पैर रखकर वो दोनों साइड से होता है, ये लगा हुआ ये स्ट्रप घोड़े के दोनों साइड से इसमें पैर रखे जाते हैं और वो खड़े होकर किसी को भी निशाना बना सकते थे। मंगोल्स की जो आर्मी थी उनमें दो चीज़ें बहुत अच्छी थी, एक था डिसिप्लिन और दूसरी उनकी रफ्तार। ये बहुत अच्छी खासियत थी, इनकी स्पीड ही इनका जो प्लस पॉइंट था कॉन्करिंग एम्पायर्स। तो एक सोल्जर या जो मंगोल जब एक साथ निकलते थे तो करीबन करीबन ये 120 किलोमीटर या 120 माइल्स ये चला करते थे कंटिन्यूसली, विदाउट वेस्टिंग टाइम और विदाउट स्टेइंग हियर एंड देयर। तो ये प्लस पॉइंट रहा। यहाँ पे इस पेंटिंग में दिखाया गया है किस तरह से मंगोल घोड़े पे बैठकर आगे की ओर जाते हैं और पीछे की तरफ जो एनिमीज़ होते हैं उन पे निशाना बांधते हैं। तो ख़ास तौर पे इनका जो मेन वेपन था वो मोस्टली होता था एरो, या फिर जिसको फाले कहते हैं, जो कि दूसरे पर्सन के हाथ में जो रुका हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें ये ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तलवार की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती थी क्योंकि ये अक्सर लड़ाइयाँ घोड़ों पे ही करती थी। तो होता था हथियार इनके पास, लेकिन यूज़ ये ज़्यादा यही करते थे। हर एक सोल्जर के पास दो बोज होते थे जिनमें एक बड़ा और एक छोटा। जो बड़ा वाला था वो करीबन 250 मीटर्स तक निशाना बांध सकता था, और जो छोटा होता था वो 150 मीटर्स के आसपास निशाना बांध सकता था। यानी जो उस टाइम एनिमीज़ थे ये उसको निशाना बना सकते थे 350 मीटर या 300 या 350 मीटर दूर तक से।
जबकि जो नज़दीक होता था उसके लिए वो छोटा वाला बो यूज़ करते थे, जिसको हम तीर कमान कहते हैं। तो चलिए जानते हैं चंगेज़ खान, गंगेज़ खान या खाकान जिसको कहते हैं, इसने किस तरह से शुरुआत की। शुरुआत इसने की नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना को कॉन्कर करके, और ये इसने किया 1215 में। चाइना उस टाइम पे काफ़ी पावरफुल था और वहाँ की डायनास्टी भी काफ़ी पावरफुल थी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन चुका था क्योंकि वो एंशियंट टाइम्स से बना था, बीसी से बना था, और बहुत सारे रूलर्स ने मिलकर बनाया था अपने अपने टाइम पे। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना काफ़ी प्रोटेक्शन देता था चाइना को। सवाल है फिर चंगेज़ खान वहाँ कैसे पहुँचा। चंगेज़ खान के बारे में ये लेजेंड है कि उसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पार नहीं किया, बल्कि उसके साइड से चला गया, यानी जहाँ पे वॉल ख़त्म होता है वहाँ से अटैक किया। दूसरा, जो उस टाइम पे चाइना की स्ट्रैटेजी थी, वॉर स्ट्रैटेजी, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। मंगोल्स को उसके बारे में बिल्कुल कोई पता नहीं था। मंगोल्स का लड़ने का तरीका सिर्फ घोड़ों पे था और आमने सामने या चोरी छुपे हमले करने का, जबकि चाइनीज़ अपने नए वेपन से भी लड़ते थे। इनके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी थी, जिनमें ये कभी पत्थर फेंकने का भी काम करते थे। सबसे ख़ास बात इन चाइनीज सिटीज़ की थी कि वहाँ पे बड़े बड़े किले हुआ करते थे, फोर्ट्स। एक बड़ी सी सिटी जो उस टाइम पे थी बीजिंग, और बीजिंग सिटी के जो चारों साइड वॉल था वो करीबन 120 मील की दूरी पर था, यानी 120 मील लंबा एक वॉल था। उस वॉल के चारों तरफ सिपाही थे और वो भी खतरनाक लड़ने वाले। उस सिटी के बाहर और हर जगह पे 100 यार्ड्स के आसपास छोटे छोटे किले हुआ करते थे। तो जब चंगेज़ खान वहाँ पे गया तो इसने कुछ नई सी दुनिया देखी, क्योंकि इसने सिर्फ स्टीप्स देखे थे, टेंट्स देखे थे, कभी सिटीज़ नहीं देखी थी। पहली बार ज़िंदगी में इसने सिटीज़ देखी और इसका ड्रीम भी और जाग गया और ये सोचा कि मैं इस लैंड का अकेला किंग बनना चाहता हूँ। तो अब क्या करेंगे, किस तरह से इसको अटैक करेंगे। तो इन्होंने वहाँ पे अजीब सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की। वहाँ पे चाइना में इन्होंने सेज सिस्टम सीखा, SEIG, सेज सिस्टम सीखा। सेज में क्या होता है, जो हमला करने वाला बाहर का रूलर होता है वो चारों तरफ से घेरा बना के बैठ जाता है, और जो सप्लाई होती है फूड की, वाटर की या नेसेसिटीज़ की, उसको रोक देता है बाहर से ही, यानी सिटी में कोई चीज़ नहीं जा सकती है। जो कुछ होता है वो सिटी के अंदर ही होता है। तो इसने वहाँ पे ये सीखा, और बाद में जब अंदर के चाइना के सिटी में रहने वाले जो रूलर्स उस टाइम पे थे, मिंग्स थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ना शुरू किया और फिर मजबूर होकर वो बाहर जंग करने के लिए आ गए। और जैसे वो बाहर आए तो चंगेज़ खान को मौका मिला, उसने अटैक कर दिया। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि चंगेज़ खान ने उस सिटी, बीजिंग सिटी की, जो आज बीजिंग है, उस सिटी के जो वॉल्स थे, उसके जो किले थे, उसको तोड़ दिया और अंदर चला गया। कुछ कहते हैं इसने मंगोल्स को चाइनीज़ वर्दी पहनाकर, चाइनीज़ कपड़े पहनाकर अंदर भेज दिया। खैर वट एवर रीजन्स वर, तो इस तरह से चाइना पे उसने 1215 में हमला किया और नॉर्दर्न चाइना को अपने कब्ज़े में ले लिया। ये पहली लैंड थी, पहली ज़मीन थी जिस पे चंगेज़ खान ने कब्ज़ा किया। एंड ओबियसली वो रुथलेस सिस्टम, वो बारबेरियनिज्म मतलब जंगलीपन, वहशीपन, वो वहाँ पे भी दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कहते हैं जब तक भी चंगेज़ खान वहाँ पे लड़ता रहा तब तक उसने सिटी के हर इंसान को मारने की कोशिश की, बल्कि मार दिया। यहाँ तक कि जो वहाँ के रूलर्स थे उनको भी मार दिया, उनकी फैमिलीज़ को भी मार दिया। क्योंकि चंगेज़ खान और बाकी मंगोल उसका ये ट्रेडिशन था, जब कभी भी कोई दुश्मन इनकार करता झुकने से, खान को खान मानने से, या मंगोल उसको अपना ओवरलॉर्ड मानने से, तो उसके पास एक ही रास्ता होता था, मौत का। और मंगोल्स भी उतनी आसानी से उनको मौत नहीं देते थे। कभी कभी तो सिचुएशन ऐसी होती थी कि ये जो रूलर्स हुआ करते थे उनके आहिस्ता आहिस्ता जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको काट कर उनको बिठाया जाता था। बल्कि एक प्रिंस के साथ तो ऐसा भी किया कि उसको बंद रखा जेल में, कमरे में बंद रखा, अपने ही महल के कमरे में बंद रखा हराने के बाद, और उसको मजबूर किया गया कि वो अपने ही जिस्म का गोश्त काट काट कर खाए, और तब तक खाए जब तक कि वो मर ना जाए।
तो ये रुथलेस एटीट्यूड था। जब ये खबरें बाकी सिटीज़ के लोगों तक पहुंच जाती थी तो वो लड़ने से पहले ही मर जाते थे। दैट्स वाई जो टेरर था मंगोल्स का वो बहुत ज़्यादा था। ये दुश्मन को पहले टेरर से हराते थे, फिर अचानक हमलों से डराते थे, और फिर जब उनको पकड़ लेते तो ज़िंदा हार्डली ही कोई बचता। तो मैंने पहले भी कहा है, एस्टिमेट के हिसाब से कहा जाता है करीबन 43 lakhs ऑफ पीपल वर किल्ड बाय द मंगोल्स। ये तो फ़िलहाल एस्टिमेट न्यूज़ है, क्योंकि कोई परफेक्ट हिस्ट्री नहीं है मंगोल्स की उस टाइम की। सिर्फ एक बुक है जिसका नाम है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, और उसके ऑथर के बारे में पता नहीं है। ऐसा लगता है कि वो बुक लिखने वाला कोई प्रिजनर था जिसको मंगोल्स ने बंद किया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से यहाँ के एक पर्शियन स्कॉलर अमीर खुसरो को बंद किया गया था। तो और भी जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा और। तो चंगेज़ खान चाइना को, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना को अपने कब्ज़े में लेकर वहाँ से चला गया मंगोलिया की तरफ 1216 में, 1216 में। और जो चाइनीज़ पार्ट उनके कंट्रोल में था वो अपने आर्मी जनरल्स के हाथ में छोड़ दिया, जो कि इनकी आदत थी मंगोल खान्स की। फिर उसके बाद इसने डायरेक्ट की अपनी जो कॉन्केस्ट्स डायरेक्ट किया, अपना जो अटैक का प्लान बनाया वो था अमू दरिया। अमू दरिया के कई नाम हैं, इसको रिवर ऑक्सस भी कहते हैं, इसको कुछ लोग मावा उन नहर भी कहते हैं। मावा उन नहर के आसपास रहने वाले ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स को कलेक्टिवली ट्रांसऑक्सीनिया कहते हैं। और फिर और एक एम्पायर थी जिसको कहा जाता है ख्वारिज़म एम्पायर। तो चले जानते हैं कैसे किया। In the campaigns between 1219 and 1221, the great cities कत्तार, बुखारा, समरकंद, बलख, गुरगंज, मरो, निशापुर, हीरट, इन सारी सिटीज़ को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। बल्कि बुखारा के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ का कोई भी पार्ट, बुखारा की कोई भी सिटी सीधे नहीं छोड़ी गई। बुखारा का कोई भी पोर्शन सही खड़ा नहीं रह पाया। तो उसके बाद 100 साल बाद वहाँ पे विज़िट किया था एक ट्रैवलर था जिसने वहाँ पे विज़िट किया। उसने 100 साल बाद भी उस सिटी को वैसे ही देखा जैसे मंगोल्स ने छोड़ दिया था, यानी कोई भी इस सिटी के आसपास भी नहीं भटकता था, इतनी ख़राब कर दी गई थी। सो वाज द केस विद समरकंद, बलख या निशापुर। तो निशापुर या बाकी जो सिटीज़ थी यहाँ सबको मार दिया जाता था। जनरली मैसेकर तो सबकी होती थी, सिर्फ उन लोगों को छोड़ा जाता था, पकड़ के ले जाते थे जो आर्टिजन्स होते थे, जो स्किल्ड लोग होते थे, जिनको कोई आर्ट आता था, जिनको कोई काम आता था, जैसे स्टोन कटिंग, वुड कटिंग, या जो कोई ऐसा भी काम करता है गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाने का काम, या किसी को आर्किटेक्चर आता है, तो इन चीज़ को लेके जाते थे साथ में। बाकी औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, इन पे कोई रहम नहीं होता था। सो टाउन्स दैट रेजिस्टेड वर डिवास्टेटेड। हर वो टाउन, हर वो सिटी, हर वो गांव, हर वो शहर की नुक्कड़ गली जहाँ पे भी कोई खड़ा हुआ इनके खिलाफ, वो नेस्तो नाबूद हो गया। निशापुर की बात करें तो यहाँ मंगोल प्रिंस को मारने के बाद चंगेज़ खान ने हुक्म दिया, टाउन should laid waste in such a manner that the site could be plowed upon, and even cats and dogs should not be left alive। या यूं कहेंगे, इस टाउन को, इस निशापुर को इतना बर्बाद करो कि यहाँ कोई भी सांस लेने वाला ना बचे। सांस लेने वाले से मेरा मतलब है इंसान, जानवर और पेड़ पौधे। तो जब पहले सबको मार दिया गया, कुत्ते बिल्लियों तक को भी पकड़ के मार दिया गया, क्योंकि यहाँ के प्रिंस ने सीधा चैलेंज किया मंगोल खान को, और इसी वजह से चंगेज़ खान ने इस प्रिंस को बंद किया और फिर कहा अपना ही गोश्त खाओ टुकड़े टुकड़े करके, तब तक जब तक कि मर न जाओ। तो मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा डराते थे। फिर यहाँ की हर चीज़ को ख़त्म किया गया। तो इस तरह से अपनी एम्पायर को ये एक्सटेंड करता रहा। समरकंद का भी यही हाल था, और जो बाकी मरु या हेरठ थे इनके साथ भी ऐसा ही किया गया।
तो इस तरह चंगेज़ खान की एम्पायर बढ़ती गई। यहाँ तक कि चंगेज़ खान का विजन, जो उसकी सोच थी, जो उसका विजन था, जो उसके फुटस्टेप्स थे, वो उसके सक्सेसर्स या डिसेंडेंट्स ने भी फॉलो किए। एक बार जो उसका ग्रैंडसन था मोंके खान, उसने फ्रांस के रूलर ल्यूइस को उस टाइम पे बोला था, ल्यूइस 11th को उस टाइम पे बोला था, इन हेवन देयर इज़ ओनली वन इटरनल स्काई, ऑन अर्थ देयर इज़ ओनली वन लॉर्ड एंड दैट इज़ चंगेज़ खान द सन ऑफ द हेवन। जो स्काई है, जो हेवन है, वहाँ पे एक ही स्काई है, और जो लैंड है, यहाँ अर्थ है, इस पे एक ही लॉर्ड है और वो है चंगेज़ खान। यानी कोई भी और खान इसके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। चंगेज़ खान इतना रुथलेस था कि उसने अपने दोस्त जमोका को भी मार दिया। रीज़न एक सिंपल सा था, जमोका ने तातार्स के साथ अपनी गठबंधन कर ली, उनके साथ जुड़ गया। इस तरह से चंगेज़ खान को लगा कि ये मेरा दुश्मन है, उसको पकड़ के लाया और लास्ट टाइम बोला, क्या तुम अभी भी ज़िंदा रहना चाहते हो? तो तमोजा ने कहा कि नहीं, मैं अब ज़िंदा रहकर क्या करूँगा, यहाँ इस ज़मीन पर या तो तुम रहोगे या फिर मैं रहूँगा। उसके बाद कहा जाता है फिर उस जमुका को उसने मार दिया। तो खैर, ये बात कर रहा था मैं रुथलेस एटीट्यूड की, चंगेज़ खान और उसके सक्सेसर्स की, जिन्होंने बाद में रशियन लैंड्स को भी ख़त्म कर दिया, पोलैंड और हंगरी को भी बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि सिटी ऑफ वीनिया जो इटली में थी उसको भी बर्बाद कर दिया। ये अमू दरिया का मैप है जिसमें आपको नज़र आएंगे डिफरेंट कंट्रीज़। इन सब कंट्रीज़ को कंट्रोल करने वाले मंगोल्स, जैसे उज़्बेकिस्तान है, आज का कज़ाकिस्तान है, या यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, पाकिस्तान तक, इनकी जो आज का पाकिस्तान है वहाँ तक इनका कंट्रोल रहा। और ईरान को तो इन्होंने नेस्तो नाबूद ही उस टाइम पे कर दिया था। तो मंगोल फोर्स्ड बोथ सुल्तान मोहम्मद एंड जलालुद्दीन ऑफ ख्वारिज़म एम्पायर टू टेक शेल्टर इन अज़रबैजान एंड अफ़गानिस्तान। ख्वारिज़म एम्पायर उस टाइम पे सुल्तान मोहम्मद के अंडर थी, जो काफ़ी पावरफुल था और काफ़ी दिलेर भी था। इसने डायरेक्ट चैलेंज किया मंगोल्स को, यहाँ तक कि चंगेज़ खान ने उसके साथ एक मुआहदा यानी ट्रीटी एग्रीमेंट किया था कि हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो बहुत से ट्रेडर्स को मंगोलिया से भेजा गया ख्वारिज़म के पास, लेकिन सुल्तान मोहम्मद को पता चला कि ये लोग ट्रेड करने नहीं आए बल्कि ये जासूस बनकर आए हैं, तो उसने इन सब को मार दिया। और चंगेज़ खान को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने दूसरी बार, लेकिन धमकी के साथ, अपने कुछ खास सोल्जर्स को भेजा। इस बार फिर से सुल्तान मोहम्मद ने उनको भी मार दिया और काट काट के वापस भेज दिया। इस बात से जो चंगेज़ खान था इसको बहुत गुस्सा आया और ये फिर उसी पहाड़ी पे चढ़ा जो मंगोलिया में अक्सर सेक्रेट समझी जाती है। वहाँ पे चिल्लाकर बोलने लगा। यहाँ पे चिल्लाकर इसने ये बोला कि सिर्फ चंगेज़ खान को रूल करने का हक है, और नीचे आकर लोगों से कहा, अपनी आर्मी से कहा, मुझे इजाज़त मिली है इस पूरी एम्पायर को तबाह करने की। तो इसी वजह से जब चंगेज़ खान अपनी फ़ौज लेकर, कभी कहा जाता है करीबन 3 लाख की फ़ौज थी इस चंगेज़ खान के पास, और पहुंच गया ख्वारिज़म। उन लोगों को जब पता चला कि ये जंग करने के लिए आए हैं तो वो चले गए, दोनों बाप बेटे। खैर, बाप को तो बाद में पकड़कर उसको मार दिया गया, लेकिन जो जलालुद्दीन था, जो प्रिंस जलालुद्दीन था, इसने यहाँ से वहाँ भटकते हुए, कभी यहाँ कभी वहाँ भटकते हुए, कभी अज़रबैजान, कभी अफ़गानिस्तान, तो कभी इंडिया के बॉर्डर पे सुल्तान से मदद ली, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। और फाइनली ये नई फ़ौज तैयार करता, फिर मंगोल से लड़ता, फिर इस तरह से कई सालों तक ये पहला सुल्तान था, पहला बादशाह था, पहला प्रिंस था जिसने चंगेज़ खान को बहुत ज़्यादा परेशान किया। और फाइनली एक दिन वो पानी में कूदा और इस तरह से, कुछ लोग कहते हैं बच गया, कुछ लोग कहते हैं बाद में वो मर गया। तो खैर, उसकी डेथ कैसी हुई ये पता नहीं है। तो यहाँ मैं एक बात कर रहा था
कि किस तरह से ख्वारिज़म अम्पायर पे इसने टेरर फैलाया। बिल्कुल वही ऑर्डर्स यहाँ पे भी थे, बच्चे बूढ़े सबको पकड़ लो और उनको मार दो, यहाँ तक कि इतना मार दो गलियों में सिर्फ खून ही खून नज़र आए। कहा जाता है ख्वारिज़म अम्पायर में इतना खून नज़र आया कि वहाँ पानी नहीं मिलता था, गोश्त इंसानों का सड़कों पे बिखरा हुआ था, खाने वाले कुत्ते भी नज़र नहीं आते थे। कुछ लोग कहते हैं यहीं पे चंगेज़ खान ने खोपड़ियों का एक पहाड़ जैसा बनाया, खोपड़ियों का एक तख्त बनाया जो कि उसका शौक भी था। खैर, चंगेज़ खान के ये रुथलेस एटीट्यूड्स, ये रुथलेस कैंपेन्स ख़त्म हो गई उसके डेथ के साथ, जब उसकी डेथ हो गई 1227 में। वो अपनी मौत खुद ही मरा। आखिरी वक्त में वो ज़्यादा चल नहीं पाया और उसके हर बॉडी पार्ट में दर्द हुआ। बल्कि कहा जाता है कि मैंने पहले भी कहा है, उसके जब पैदा हुआ था तो खून उसके हाथों में था, तो मरते वक्त भी वही खून उसकी बॉडी पे था। तो उसने सिर्फ लास्ट में एक चीज़ देखी, वो थी शिकार करना। तो चंगेज़ खान की डेथ के बाद जो उसके डिसेंडेंट्स थे, सक्सेसर्स थे, उन्होंने इस अम्पायर के फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए, खाना जंगी हो गई। तो खैर उसने तो अपनी लाइफ टाइम में ही अपने एक सन को सक्सेसर मुकर्रर किया था, लेकिन फिर भी खाना जंगी चलती रही मंगोल्स के बीच में जब तक कि मंगोल अम्पायर खड़ी थी। सो इन हिज अचीवमेंट्स आर्मी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। हिज आर्मी वॉज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ मंगोल्स एंड टर्क्स। पहले तो इसके आर्मी में मंगोल्स थे, बाद में टर्क्स थे, पर्शियंस थे, चाइनीज़ भी थे, रशियंस भी बाद में जुड़ गए। तो मंगोल आर्मी जो चंगेज़ खान के टाइम पे थी उसमें ख़ास तौर पे मंगोल्स और टर्क्स थे, और फिर चाइनीज़ पे वो ज़्यादा भरोसा नहीं करता था। मंगोल्स टर्क्स क्यों? मंगोल्स के अपने थे, टर्क्स पे उन्होंने हमला किया था, यानी टर्की पे या जो भी सेंट्रल एशिया के पार्ट्स थे उन पे उसने हमला किया, उनको कब्ज़ा किया, और जो भी ज़िंदा बचता था, जो यंग होता था, हार्ड होता था, या जो आर्मी सोल्जर होता था बच जाता था, तो उसको ऐड करता था अपनी आर्मी में। यानी चंगेज़ खान जहाँ से गुजरता उसकी आर्मी उसके साथ एक्सटेंड होती थी। सोल्जर्स, बेस्ट हॉर्स राइडर्स, जो कि पहले ही कह चुका हूँ मैं, और आर्कर शॉटर्स थे, यानी शूट करने में ये काफ़ी मशहूर थे, ख़ास तौर पे जो तीर होते थे, तीर चलाने में काफ़ी मशहूर थे। चाइना से इसको मिले कुछ अच्छे इंजीनियर्स जिन्होंने इसके लिए कुछ तोपची बनाई और गन पाउडर का इस्तेमाल सिखाया। तो मंगोल्स थे वो जिन्होंने गन पाउडर का पहली बार इस्तेमाल किया इस एशिया में या एशिया के बेल्ट में, क्योंकि यहाँ से इंजीनियर्स ने पहली बार इन चीज़ों का सही इस्तेमाल किया। हालांकि चाइना में होता था, लेकिन यहाँ पे वास्टली इसको यूज़ किया गया। तो मंगोल्स का क्या हुआ चंगेज़ खान के बाद? 1227 में डेथ होने के बाद जो मंगोल अम्पायर थी, इसके हम दो फेजेस में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट फेज़ जो 1236 टू 42 है, और दूसरा फेज़ जो 1255 से लेकर 1300 तक का है। पहले फेज़ में मंगोल्स ने रशियन स्टीप्स, बल्गार, क्यू, पोलैंड और हंगरी को कॉन्कर किया। सेकंड फेज़ जो 1255 से स्टार्ट हुआ, इस फेज़ में जो साउदर्न पार्ट ऑफ चाइना था उसको भी कॉन्कर किया, और इस बार साउदर्न चाइना पे हमला किया कुबलाई खान ने। कुबलाई खान को तमाम खान्स में ग्रेट कहा जाता है ड्यू टू सर्टन रीजंस, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो चाइना भी इसमें कॉन्कर हो गया, इराक पूरी तरह से कब्ज़े में आ गया, ईरान के कुछ पार्ट्स जो छूट गए थे वो भी कब्ज़े में लाए, और साथ में सीरिया भी। तो इस तरह से मंगोल अम्पायर एक्सटेंड होती गई। दो वास्ट एम्पायर was created by Mongols under Genghis Khan and his successors, but the Mongol army was defeated by the Hungarian and Egyptian forces, especially after the death of Genghis Khan. हाँ, डिफीट्स भी कई बार फेस करनी पड़ी। तो इजिप्शियन फोर्सेस और हंगेरियन फोर्सेस ऐसे थे जिन्होंने इनको डिफीट किया। तो मंगोल फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ थी वो आहिस्ता आहिस्ता वीक तो होने लगी बिकॉज ऑफ फैमिली पॉलिटिक्स, कि कौन बनेगा नेक्स्ट खान। देखते हैं इस सीरीज़ का अगला वीडियो हम लोग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।